गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम जहाँ पे हमने कल फिज़िक्स का टॉपिक छोड़ा था आज उससे आगे करेंगे हम। और मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि मैं क्लास 10th ICSE की कंसाइंस फिज़िक्स का हर एक चैप्टर कराऊँगा, सारी न्यूमेरिकल कराऊँगा, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊँगा। बस आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितनी स्टूडेंट्स से कर सकते हैं उतने स्टूडेंट्स के बीच में से शेयर करिए। तो अभी हमने जो कल पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक था कल, सबको पता है हमारा कौन सा टॉपिक था। हमने फोर्स शुरू किया है अभी फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने ए सेक्शन में मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी। उसके अंडर क्या है, 4 टॉपिक हैं। पहला है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, सेकंड है मूवमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क, थर्ड है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। हम ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, जो आज देख रहा है पहली बार जो स्टूडेंट ये वीडियो, वो मेरी फर्स्ट वीडियो पे जाके इसे पढ़ ले, उसके बाद ये देखेगा तो उसे और समझ आ जाएगा। सेकेंड, मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क की हमने कल करा था। इसकी अगर हम बात करते हैं, मोमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट एंड फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया था इस टॉपिक के अंदर, मैंने 6 पॉइंट्स में इसे कवर किया है। पहला है जनरल इंट्रोडक्शन विद अ एग्जाम्पल, जनरल इंट्रोडक्शन विद अ एग्जाम्पल। सेकेंड है फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। थर्ड इज डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हमने ये 5 कल कवर कर लिए थे। आज हमें 6th करना है, कॉमन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। एक बार मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क के बारे में अगर हम सीधे सीधे आके डायरेक्ट बात करेंगे, तो जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने कल आपको एक डोर वाला एग्जांपल दिया था। एक डोर हिंज में क्या है, फिक्स हो रखा है हिंज से एक डोर। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन को क्या है, अगर ये पेन फ्री है तो क्या है, ये रिजिड है और फ्री है, तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन करता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये फिक्स्ड है, जैसे कि डोर फिक्स होता है हिंज पे, उसके बाद मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये इसके एक्सिस के अबाउट क्या करता है, जहाँ से ये पाइवोटेड है उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो कल हमने ये बात करी थी। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, जो था टर्निंग इफेक्ट। ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों हो रहा था, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये हमने कल पढ़ा था कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट इट इज अ टॉर्क। ये टॉर्क है। तो कल हमने सिंपल वर्ड में बोला था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमने बुक का एक एग्जांपल देखा था, जहाँ पे क्या था, मैंने डोर वाला अपना हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लिया था, लेकिन ये बुक का एग्जांपल है। बुक में क्या था, एक पॉइंट पी पे हम फोर्स एफ लगा रहे हैं और पॉइंट ओ पे वो पाइवोटेड है वो बॉडी। तो अगर यहाँ पे हमें टॉर्क निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आपकी ओ पी। तो हमने ये कल कर लिया था। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े थे तो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। फैक्टर्स क्या है, मैंने सिंपल बताया था आपको कि टॉर्क किसका प्रोडक्ट है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2 फैक्टर हैं जिस पे टर्निंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड कर रही है। डेफिनेशन के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि डेफिनेशन में आप अपने तरफ से कोई भी वर्ड ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज उससे याद करेंगे। डेफिनेशन क्या थी, द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। इसके बाद हमने 4th पॉइंट में यूनिट्स देखी थी और मोमेंट ऑफ फोर्स। हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो न्यूटन मीटर थी। कैसे आई थी मैंने कल अच्छे से बता दिया था। CGS यूनिट की बात करेंगे तो 9 सेंटीमीटर होती है। इफ फोर्स इज ग्रेविट, अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट में बात करते हैं तो SI यूनिट में फोर्स के बदले हम KGF ले लेंगे और CGS में फोर्स के बदले हम GF ले लेंगे। बाकी यहाँ पे मीटर मीटर रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा। अगर हम इससे आगे बढ़े तो रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ टॉर्क की हमने बात करी थी। तो यहाँ पे हमने बोलता, हमें पता है SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, और CGS क्या होता है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की न्यूटन मीटर हमने कितना देखा, 10⁻7 9 सेंटीमीटर। ये भी मैंने अच्छे से बताया था कल। 1 kgf इंटू 1 मीटर को अगर कन्वर्ट करना है 9.8 न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और ये भी बताया था न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू अगर 9.8 दी है तो यहाँ पे 9.8 है, अगर 10 दी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे 1009 सेंटीमीटर। कल हमने ये बातें कर ली थी। उसके बाद क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैंने अच्छे से बताया था। क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है, डायरेक्शन इनवर्ड होती है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। यहाँ तक मैंने ना स्टूडेंट्स सारा बताया अपने सेकंड वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख ले।
आज हम बिल्कुल नया सेक्शन लेंगे। वो 6th पार्ट था, वो था कॉमन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब बेटा यहाँ से ना ध्यान से समझना है आपको। कुछ जो बुक में कॉमन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स दिए हैं वो सिंपल एक एग्जांपल की तरह दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें बुक के ही सारे एग्जांपल एक अदर वे में समझाऊंगा जहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो। देखो जैसे कि पहला एग्जांपल दिया है बुक में, डोर वाला एग्जांपल दिया है, वो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ज़रा इसे अदर वे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, डोर में क्या है, हिंजेस लगे हैं और एक हैंडल लगाए। तो आपने देखा होगा, जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जो डोर पे हम हैंडल लगाते हैं, डोर पे जो हैंडल लगाते हैं हम यहाँ पे, ये पाइवोटेड पॉइंट से क्या होता है, काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। कभी मन में क्वेश्चन आया होगा, देखो फिजिक्स वो सी की अच्छी होगी जो सोचेगा वाई, क्वेश्चन क्या होगा वाई, तो यहाँ पे सोचो वाई ऐसा क्यों करते हैं, ये हैंडल यहाँ पे भी तो लगा सकते थे। तो यहाँ पे वही रीज़न है, हम डोर को ओपन करना चाहते हैं। ओपन कैसे होगा, जब उस पर एक टर्निंग इफेक्ट, ओपन का मतलब ही टर्निंग इफेक्ट है, और वो कैसे प्रोड्यूस होगा, विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, हैंडल को ना इस फिक्स्ड पॉइंट से काफ़ी दूर पे इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें कम फोर्स लगाना पड़े इनका, बिकॉज टॉर्क जो है वो तो रिक्वायर्ड टॉर्क तो हमें जितना है वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे जिससे कि हमें फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो लेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस डोर को खोलने के लिए हमें 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, ठीक है। अब हमें 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए और उसने एकदम से बोल दिया यहाँ पे टॉर्क के लिए कि फोर्स 2 न्यूटन हमें गिवन है, उससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कितना कर देंगे यहाँ पे, 5 मीटर। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ गए। अपने क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारा कि जो हैंडल्स होते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट से काफ़ी डिस्टेंस पे इसलिए होते हैं ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए और हमें फोर्स कम लगाना पड़े, क्योंकि फाइनली फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट से हमें टॉर्क मिलता है। देखो सेकंड केस यहाँ पे क्या रखा मैंने, अगर हम हैंडल को ना पाइवोटेड पॉइंट के साथ ही फिक्स कर दें, उसके बाद हम बोले कि अब कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो हम फॉर्मूले पे जाते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन अब खुद देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। ये तो जीरो हो गई, तो फोर्स इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। तो इस केस में टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि क्यों हम हैंडल को एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रखते हैं पाइवोटेड पॉइंट से। इसके नीचे जरा अब देखिए मैंने कैसे समझाया, दोबारा एक और बार यही चीज़ समझा रहा हूँ मैं। सपोज अ डोर रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर टू ओपन। एक डोर को 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। इफ़ वी हैव 2 न्यूटन ऑफ फोर्स, और हमारे पास केवल 2 न्यूटन का फोर्स है, देन वी विल अप्लाई द फोर्स एट 5 मीटर टू गेट द रिक्वायर्ड टॉर्क। समझो फोर्स कम लगाना है तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस को बढ़ाना होगा। सेकेंड केस देखो, if a perpendicular distance of 2 meter is fixed, where we have to apply force, then the force of 5 Newton is required। यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स कर दी कि 2 मीटर पे ही हैंडल लगेगा, तो उस केस में हमें फोर्स को क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डोर को खोलने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो उतना ही लगेगा। तो यहाँ से इतना हमें समझ आ गया कि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमें अप्लाइड फोर्स कम करना पड़ेगा, और अगर हम फोर्स बढ़ा देते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी। लेकिन इसमें एक केस है, जब हम हैंडल को पाइवोटेड पॉइंट पे लगा देंगे तब हमारा डोर ओपन नहीं होगा, क्योंकि उस केस में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। तो इस तरीके से बेटा इस एग्जांपल को समझो, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना जब वीडियो लोगे, उसके बाद इस एग्जांपल को ढंग से समझो। बुक की तरह नहीं जाना है हमें, इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना, अपना बेस बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो मैंने कैसे समझाया। Upper circular stone of a hand floor grinder is provided with a handle near its rim। अब ध्यान से देखते हैं इस बात को। देखिए हैंड फ्लोर देखा होगा, वो चक्की पीसने वाला होता है ना, जिससे चक्की पीसी जाती है। मान लीजिए ये है, ये उसका हैंडल है, इससे चक्की पीसनी है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, इसमें ये बोलना चाह रहा है जो हैंडल होता है जिसे पकड़ के हम उसे रिवॉल्व कराते हैं, उस हैंडल की जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, वो इस रिम से काफ़ी डिस्टेंस पे होता है। देखो मैंने कैसे एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे 2 फ्लोर लिए। एक का हैंडल मैंने बहुत छोटा रखा है जिसमें मैं फोर्स F1 लगा रहा हूँ, एक का मैंने काफ़ी बड़ा हैंडल लगा है जहाँ पे मैं फोर्स F2 लगा रहा हूँ। यहाँ पे साफ दिख रहा है ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है, L1, ये L2 है, ये क्लियर है। L2 इज़ ग्रेटर देन L1।
L2 किससे ग्रेटर है, L1 से। तो खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए, अगर L2 ग्रेटर देन L1 है तो इसका मतलब फोर्स कौन सा वाला फोर्स कम लगेगा, F2 वाला लगेगा, क्योंकि इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे हम फोर्स, और जब हम इनका ना फोर्स का और इसका प्रोडक्ट करते हैं, चाहे वो इसका हो चाहे वो F1 एंड L1 का हो, तो इससे हमें टॉर्क मिलेगा। तो रिक्वायर्ड टॉर्क हमें मिल जाएगा। वो देखो रिक्वायर्ड टॉर्क तो उतना ही रहेगा, जितने में इसे रोटेट करना है उतना ही टॉर्क लगना है। यहाँ पे भी वही 10 न्यूटन मीटर वाला एग्जांपल है। लेकिन अब साफ यहाँ पे एक चीज़, तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हैंडल हमने बढ़ा दिया तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो देखो दोनों एग्जाम्पल मिलते जुलते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल बिल्कुल अलग तरीके से समझना है। ये एग्जाम्पल इनकी तरह नहीं लेना है। टर्निंग ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, अगर हम टर्निंग ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या है टर्निंग ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। दिस एग्जाम्पल इज इंडिकेटिंग दैट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं इन दो डायग्राम को। देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने फोर्स लगाया F, मैंने फोर्स की डायरेक्शन ये रखी है, यहाँ पे भी मैंने फोर्स लगाया F। लेकिन जरा ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेरा ये पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेरा ये पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या है इसका कि इफ़ वी चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं लेकिन हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो चेंज कर दिया, यहाँ पे यहाँ लगा रहे हैं यहाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, जो रोटेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देखो जैसे हमने ये यहाँ पे फोर्स लगाया है F, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, तो ये कैसे मूव कराएगा इसे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी में बता चुका है एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने ऊपर लगा दी तो ये क्लॉकवाइज। लेकिन देखो दोनों में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है, दोबारा मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि अगर हम क्या कर देंगे, फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल जो तुम्हारी बुक में दिया है, बाइसाइकिल दैट द टूथ व्हील, बाइसाइकिल दिया है और पैडल के बारे में बात कर रहा है, तो मैं ना इसे ऐसे नहीं समझाऊंगा। तुम सिंपल सा है, यहाँ पे थोड़ा सा का एक चीज़ को देखो, जैसे मान लो ये है और ये बाइसाइकिल की चेन को ऐसे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऐसे समझो आप। क्या देखो मैं ना बिल्कुल ऐसा टीचर हूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मैंने बोला ना, मेरे से यहाँ से फिज़िक्स कर लो आप, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को नहीं पता कितनी वीडियोस कहाँ क्या है, कैसा कौन पढ़ाता है, क्या है। मैं अपने उसमें सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, और जिसको समझ नहीं आएगा मैंने कल वीडियो में अपना नंबर दिया था, यू कैन ऑल्सो कॉल मी। अब देखते हैं जरा यहाँ पे समझते हैं। ये देखो मान लो ये है, जैसे तुमने देखी होगी बाइसाइकिल सभी चलाते हैं, तो बाइसाइकिल में देखा होगा ये आपका फ्रंट, ये फ्रंट वाला जो आपका होता है टूथ व्हील होता है, इसमें गेयर होते हैं ऐसे लगे हुए, इसमें इससे हम पैडल को अटैच करते हैं। इसका साइज़ बिगर होता है, तो खुद इमेजिन करो इसका साइज़ बैक वाले से क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इस पर पैडल अटैच करते हैं और पैडल पे ही तो हम अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये होता है बिगर इन साइज़, जिससे कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाए, लार्ज हो जाए। और अगर डिस्टेंस लार्ज होएगी तो तुम्हें पता है लेस फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम इजीली पैडल मार सकते हो, लेस फोर्स लगा के तुम क्या कर सकते हो, बाइसाइकिल को राइड कर सकते हो। ये बात समझ आ गई, बड़ा सिंपल एग्जांपल मैंने तुम्हें यहाँ से समझा दिया। स्पैनर तो सभी ने देखा होगा, स्पैनर कुछ ऐसा होता है, ये इस तरीके का स्पैनर होता है। ये काहे के लिए होता है, नट को खोलने के लिए होता है। और इसमें अब कुछ नहीं मेरे को बताने की ज़रूरत है, तुम्हें अच्छे से पता है। स्पैनर के इस जो हैंडल को होते हैं इसे लॉन्ग कर देते हैं, लार्ज लेंथ इसकी लॉन्ग क्यों करते हैं, जिससे कि हमें लेस फोर्स लगाना पड़े, हमें लेस फोर्स लगाना पड़े। तो बेटा ये एग्जांपल हो गए हैं इसके एग्जांपल है। एक जैक वाला एग्जांपल है। अब मान लीजिए हमें कार को लिफ्ट करना है, तो जैक का भी सेम एग्जांपल है जैसे स्पैनर, उसके हैंडल को लॉन्ग कर देते हैं जिससे कि हमें लेस एफर्ट लगाना पड़े। तो बेटा ये तो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। प्लीज़ देखिए इन एग्जाम्पल को जैसे मैंने बताया वैसे एक एक एग्जाम्पल को समझ के करना, बुक को छोड़ो, यहाँ पे जो लिखा है इससे समझो, एक एक चीज़ हम कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे करते जाएंगे। अच्छा एक लास्ट अभी ना इस पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड। अब मुझे लगता है इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, ये बुक में है, इससे पहले था लेकिन मैंने बाद में जानबूझ के रखा है, जिससे अब आंसर ये आप खुद दे सकते हैं। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड,
कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले पता है तुम्हें, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये तो अभी अभी हमने बात करी, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा और ये कैसा देगा? क्लॉकवाइज मोशन देगा। एंटी हमें पता है पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। दूसरा क्या है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और दूसरा वे क्या है चेंज करने का? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। देखो यहाँ पे मैंने फोर्स को ऐसे लगाया हुआ, ये डायरेक्शन है मेरी फोर्स की, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो दोनों में मैंने सेम रखा है। इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन चेंज है। तो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज करते हैं तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्या सीखा हमने यहाँ पे? ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इम्पोर्टेंट, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए ज़रा, लेकिन मेरे को आपसे यही उम्मीद है यार, प्लीज़ सीरियस नोट पे इस वीडियोस को देखो और पढ़ो, और प्लीज़ इसे जितना हो सके मैक्सिमम से शेयर करिए, क्योंकि जब मेरे को लगेगा हाँ यार कि आप सीरियसली इसे शेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, एक एनकरेजमेंट मिलेगा, मैं भी और वीडियोज़ बनाऊँगा। हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज। तो दो चीज़ें हो गई, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा आज का हो गया है, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। कल हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कपल से हम साल बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें बोर्ड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ बताऊंगा। आज के लिए इतना है। प्लीज़ अब इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, जहाँ पे अगर लगता है नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल भी मैंने अपना नंबर दिया था, दोबारा दे रहा हूँ, 6397392321, 6397392321। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्लीज़ आप सीरियस नोट पे पढ़िए, फिज़िक्स की टेंशन मत लीजिए, मैं सारी फिज़िक्स आपको कवर करा के दूंगा यहीं पे। ओके, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। ओके।